हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज मैं आपको करवाऊँगी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ प्लस थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ज्योग्राफी को सीखने समझने की जर्नी को। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस सभी अवेलेबल हैं। इसके साथ में हमने अपना एक नया बैच शुरू किया है, जिसके अंदर हम यूपीएससी, एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ इन सभी की तैयारी करवाते हैं। तो जो बच्चे सबसे पहली बार में अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम को 100% तैयारी के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो वो इस बैच से ज़रूर जुड़ें। जिन जिन बच्चों को हमसे कांटेक्ट करना है वो इन कांटेक्ट डिटेल्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। साथ में ये है हमारा एड्रेस। सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड इन डैश टाइप्स ऑफ सॉइल रॉक। मतलब हम आज जो पढ़ेंगे वो रॉक्स और स्ट्रक्चर, रॉक के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो अल्टीमेटली कौन सा रॉक होता है? सो अल्टीमेटली हमारे जो रॉक्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये रॉक होते हैं जो बेस बनाते हैं हमारे अलग अलग रॉक्स का। इग्निशियस रॉक्स, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलूँ तो इग्निशियस रॉक वो टाइप के रॉक होते हैं जो कि हमारे जब लावा बाहर निकलता है, जब वोल्केनो में से लावा बाहर निकलता है, तो उस लावा से और मैग्मा से, मैग्मा क्या होता है बच्चे? देखो, ये अगर ये वोल्केनो है तो लावा निकलने के बाद में यहाँ पे जो चीज़ें निकल रही है वो तल लावा, मतलब उसके सरफेस पे निकलेगा लावा। अंदर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो हमारा ये पिघला हुआ रॉक है और बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो वहाँ पे क्या होएगा? मैग्मा। इन दोनों, जब ये दोनों रॉक ठंडी हो जाती है तो बनाती है इग्निशियस रॉक। अगली सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक वो होती है, जैसे ये हमारी धरती है, धरती के अंदर कई सारे सेडिमेंट्स, मतलब पत्थर वगैरह, उनके साथ में कई सारे फॉसिल फ्यूल्स, जानवरों के साथ में कई सारे पेड़ पौधों के, इन मिलकर ऐसे लेयर्स बना रहे हैं सारे के सारे, और काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही है। जब ये लेयर्स एक साथ इकट्ठा बन जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक रॉक का स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसी रॉक होती है जो सेडिमेंट और इग्निशियस और सेडिमेंट से ही निकली है। बेसिकली जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से होकर गुजरती है तो क्या बनाती है? मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तो हुआ बेस। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स? ग्रेनाइट रॉक, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री रॉक? कोयले और पेट्रोलियम प्रकार की चट्टानें में पाए जाते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में? ग्रेनाइट, इग्निशियस। बच्चे देखो, जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम सेडिमेंट्री रॉक में। और सेडिमेंट्री रॉक को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 हिस्सों में, एक मैकेनिकल, एक ऑर्गेनिक और तीसरा मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, और तीसरा आता है हमारा केमिकल।
मतलब ये तरीके हैं कि हमारे सेडिमेंट्री रॉक बने कैसे हैं। सेडिमेंट्री रॉक कोयले के अंदर ऑर्गेनिक रूप से बने हैं, ऑर्गेनिक तरीकों से। अगला, व्हेन द मोल्टन रॉक कम्स आउट ऑफ ए सरफेस, मैंने बताया था कि जब एक पिघला हुआ जो रॉक है, पिघला हुआ रॉक जब हमारे वोल्केनो के सरफेस से निकलता है, इसको क्या कहा जाता है? लावा, मैग्मा, लेकोलिथ या मेटामॉर्फिक। जब पिघली हुई चट्टान पृथ्वी के सतह पर बाहर आती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे बच्चे हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। तो जो हमारा वोल्केनो होता है, वोल्केनो के आसपास यहाँ पे जो चीज़ बाहर निकलती है, यहाँ पे सरफेस के आसपास आती है, उसे बोलते हैं लावा। अब धरती के अंदर मतलब काफ़ी डीप में जो एकदम लावा या फिर जो मोल्टन रॉक काफ़ी भारी मात्रा में पड़ा रहता है, उसे कहते हैं मैग्मा। मैग्मा। और दोनों ही हमारे इग्निशियस रॉक्स बनाते हैं। ठीक है, चलो अगला, हाउ द हिमालयाज आर फॉर्म्ड। हिमालयाज कैसे बनते हैं? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? कैसे बनते हिमालयाज? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लार्ज लैंड फॉर्म, ड्यू टू वीकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट या ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ जियोसिंक्लिनाइन नेम्ड टेथिस। दो बड़े भूभागों के दबाव के कारण, पृथ्वी की पपड़ी की कमजोरी होने के कारण, पृथ्वी की पपड़ी के मुड़ने के कारण, या सेम है इसका। तो सही आंसर है सी, फोल्डिंग के कारण। हमारी जो अर्थ की क्रस्ट होती है, वो जब ऐसे 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 फोल्ड होती रहती है, फोल्ड होने के कारण हमारे हिमालयाज फॉर्म होते हैं, बनते हैं हमारे हिमालयाज। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश इज प्रीडोमिनेंटली एक्ट एज एजेंट ऑफ केमिकल इरोजन ऑफ सॉइल। सॉइल के केमिकल इरोजन मतलब कुछ केमिकल्स मिलाकर सॉइल का इरोजन होना। अब इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है जैसे ये मेरा बड़ा सारा पत्थर है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, वो किसी भी वजह से, कि उसके ऊपर पानी गिर रहा है तो वो अलग हो रहे हैं, या फिर मतलब जैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। अब टूटने को बोलते हैं इरोजन। मतलब इरोजन होता है वहाँ से वो टुकड़े निकल कर, मतलब इसको टूटने को तो बोलते हैं वीदरिंग, वीदरिंग, और वहाँ से निकल कर कहीं और जाना, इसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन होने का, केमिकल फॉर्म में इरोजन होने का क्या कारण है? कारण है अंडरग्राउंड वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो काफ़ी हद तक एजेंट बन जाता है केमिकल इरोजन का। मतलब अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, पानी, जो धरती के अंदर जो पानी होता है उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी को इरोड करते हैं। मतलब मिट्टी को थोड़ा थोड़ा मिट्टी को निकाल कर बहाने का काम करते हैं। चलो, द प्रोसेस ऑफ केमिकल वीदरिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। केमिकल वीदरिंग किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हीट। दूसरा है मास एक्सफोलेशन, FI, ये स्पेलिंग है XFOI लेशन, TION। ठीक है। अगला है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल एंड फ्रोस्ट एक्शन, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन, B बड़े पैमाने पर छूटना, C क्रिस्टल की वृद्धि और पाले की क्रिया, जल योजन और हाइड्रोलाइसिस। अगर मैं केमिकल वीदरिंग की बात करूँ, केमिकल वीदरिंग का मतलब, सबसे पहले वीदरिंग का मतलब होता है कि एक बड़ा पत्थर या फिर जो भी बड़ा
मॉड्यूल है, रॉक है, उसका छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, ठीक है, इसको वीदरिंग बोलते हैं। और यहाँ से जब ये छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से इधर उधर जाते हैं उसको इरोजन बोलते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने को इरोजन बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं वीदरिंग की, वीदरिंग के अंदर कई सारे तरीके होते हैं, मतलब कुछ केमिकल की वजह से पत्थर टूट गया, या फिर पानी के बहाव की वजह से पत्थर टूट गया, या फिर किसी और गर्मी की वजह से पत्थर टूट गया। जैसे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हीट, हीट का मतलब जैसे उस पत्थर पे गर्मी हुई तो पत्थर गर्म हुआ, गर्म होते ही हल्का सा फूल गया, ठीक है, फूलने के कारण क्या हुआ, उसके ऊपर बाहरी जो चट्टान है, बाहरी जो परत है, उसके ऊपर दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से उसके अंदर थोड़े से क्रैक आए और धीरे धीरे करके वो क्रैक कितने बढ़ने लगे कि धीरे धीरे करके वो टूटने लग गया पत्थर। इसमें केमिकल का तो कोई रिलेशन नहीं आ। मास एक्सफोलिएशन होता है, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में ये पत्थर ऐसे ऐसे टूट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, अपने आप ही अलग अलग हो रहे हैं। अगला है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल एंड फ्रोस्ट एक्शन। क्रिस्टल और फ्रोस्ट एक्शन होता है कि जब ये पत्थर जो है वो काफ़ी हद तक कोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है। कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने के कारण वो क्या होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा पत्थर है, इसके बीच में ये छोटा सा क्रैक आया हुआ है। अभी इस क्रैक का आने की वजह से इसमें पानी पड़ा, पानी पड़ने के बाद में जब सर्दी हो रही है, सर्दी के अंदर ये जम गया पानी, जब पानी जम जाता है तो हल्का सा फूलता है, तो जब पानी फूला तो ये जो छोटा सा क्रैक है वो ज़्यादा बड़ा क्रैक हो गया और जिसकी वजह से टूट गया। अगला है, अब इसमें भी वही है, कोई केमिकल का यूज़ नहीं हुआ, हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस होती है जिसके अंदर मेनली केमिकल का इस्तेमाल होता है। अगला, अ केमिकल कंडीशन विच कंडक्ट मैकेनिकल वीदरिंग। मैकेनिकल वीदरिंग मतलब किसी और बाहरी रूप से, जैसे कि जैसे वो हीट वाला था ना, हीट और ये फ्रोस्ट एक्शन, ये दोनों मैकेनिकल वीदरिंग से थे, ठीक है। जब मैकेनिकल वीदरिंग होती है तो क्लाइमेट, किन किन टाइप के क्लाइमेट से मैकेनिकल वीदरिंग हो सकती है? हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई, इनमें से कौन सा? वह जलवायु परिस्थितियां जो यांत्रिक अपशक्य का संचालन करती है, गरम, ठंडा, गीला या सूखा, मतलब वीदरिंग को ज़्यादा प्रमोट करती है, मैकेनिकल वीदरिंग को प्रमोट करती है। हमारा एक होता है हॉट और दूसरा होता है वेट। हॉट वेट कहाँ पे है? ये रहा। ऑप्शन डी है राइट आंसर। तो जब हॉट कंडीशन हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट हो, तब भी हमारा पत्थर टूटेगा। अगर हमारी एनवायरनमेंट की कंडीशन गीली हो, मतलब नमी वाली हो, पानी वगैरह ज़्यादा हो, तो वहाँ पे भी पत्थर टूटने के चांसेस होते हैं, ठीक है, मतलब पत्थर टूट अलग अलग बिखरने के चांसेस होते हैं। अगला, वाई द डेन्यूडेशनल प्रोसेस हैव नॉट रिड्यूस द लैंड मासेस टू ए लेवल सरफेस। क्यों ऐसा है कि डेन्यूडेशन एक तरह से कहीं हद तक वीदरिंग जैसा ही है कि उसके पत्थर के अलग अलग जैसे टूट जाना। जब कोई डेन्यूडेशन प्रोसेस होती है, जो लैंड मास है, जो हमारा धरती है, धरती का लैंड मास जो है वो अभी भी मतलब हो रहा है, पत्थर टूट रहा है और हमारी धरती में से वो चीज़ें जा रही है, पर फिर भी धरती का जो ऊपर का लैंड मास है वो कम क्यों नहीं हुआ, अभी भी उतना ही क्यों है? बिकॉज द अर्थ मूवमेंट हैव अपलिफ्टेड लैंड मासेस, बिकॉज चेंजिंग सी लेवल, बिकॉज लैक ऑफ टाइम, या डी नन ऑफ द अबव। देखो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो ये मेरी धरती है, यहाँ पे इस धरती का जो भी ऊपर के रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, कोई भी जैसे पत्थर है, पहाड़ है, ये सब है, तो ये सब टूट गए और टूट के अलग अलग होना शुरू हो गए। ऑब्वियसली लैंड के मास में फ़र्क आएगा, कम होएंगे। वो कम होने के कारण बावजूद अर्थ के लैंड मास में फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अर्थ जो है अपने मूवमेंट के कारण अपलिफ्ट करता है लैंड मास को। मतलब उसने बोला कि कम हो गए, जैसे यहाँ पे ये कम हो गए, तो उसने बोला, अर्थ ने बोला कोई बात नहीं, हम ऊपर कर देते हैं। कोई बात नहीं, सेम ही बात हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
The breakdown of minerals due to decaying vegetation producing organic acid is called. सो आपके ऑप्शंस है बायोलॉजिकल वीदरिंग, डिग्रेडेशनल वीदरिंग, केमिकल वीदरिंग या फिजिकल वीदरिंग. ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन पूछ रहा है कि मिनरल्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से, मिनरल्स जो होते हैं उनके टूट जाने की वजह से ड्यू टू डिकेइंग वेजिटेशन, जो वेजिटेशन है प्लांट्स और ये जो हमारे पेड़ पौधे पत्ते वगैरह ये सारे जो डिके हो रहे, ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके कारण जो ऑर्गेनिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है, और वो जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, मिनरल को तोड़ने की काम करता है. सो बेसिकली मेरा एक मिनरल है, या फिर आम भाषा में बात करूँ रॉक है, मिनरल्स हैं, ठीक है. ये क्या होते हैं, ये एक तरीका है जिसकी वजह से किसकी वजह से जो हमारी वेजिटेशन है, ये प्लांट वगैरह, इन सब से इनके सड़ने की वजह से एक केमिकल निकलता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड. वो केमिकल क्या करता है, इन मिनरल्स को तोड़ने का काम करता है. इन मिनरल की जो ये आपस में बाउंडेशन है जिसकी वजह से एक साथ बने हुए हैं, उस बाउंडेशन को तोड़ने की, बॉन्ड को तोड़ने की काम करता है, जिसकी वजह से ये पत्थर कमज़ोर पड़ जाता है, मिनरल कमज़ोर पड़ जाता है और ये ऐसे ऐसे टूटने लग जाते हैं. सो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वीदरिंग, डिग्रेडेशनल वीदरिंग, केमिकल वीदरिंग या फिजिकल वीदरिंग. सो बच्चों याद रखना कि जो भी प्लांट्स या वेजिटेशन की वजह से हमारी वीदरिंग हो रही है उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल वीदरिंग. ठीक है. अगला, which one of the following rock does not belong to the same group. इनमें से कौन सी रॉक है जो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करती. मतलब मैंने बताया कि हमारे पास इग्नीशियस रॉक है, शियस रॉक है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक है. इग्नीशियस में तो आगे बसाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है. इसमें आगे शेल, अगला मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, और यहाँ पे आगे हमारे जो ये इनसे चेंज होके बनी है, जैसे साइचिस्ट, इस तरीके के. सो इनमें से ये बताओ कि कौन सा अलग है. तो स्लेट जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक. स्लेट जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और बाकी ये तीनों कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक है. जैसे लिखा हुआ भी है शेल, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ये सारी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है. तो इस वजह से ये इनमें से अलग हो गया. ठीक है. अगला क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग टेरेन्स द बोरवेल एंड कैनाल्स कैन बी डग इजीली. जो कुएं होते हैं, बोरवेल्स होते हैं और कैनाल्स होते हैं, कौन सी जगह पे, ऐसी कौन सी जगह बेस्ट है जहाँ पे ये बोरवेल और कैनाल्स हम आसानी से उगा सकते हैं, खोद सकते हैं. ठीक है. तो पहला है जिनेसिस, ग्रेनाइट्स, बसाल्ट टेरेन ऑफ पेनिनसुलर. ठीक है. दूसरा है, ये तीनों की तीनों कौन सी है, इग्नीशियस रॉक्स वाली है, इग्नीशियस. अच्छा ये सॉरी ये है मेटामॉर्फिक और ये दोनों है इग्नीशियस की. ठीक है. अगला है रोलिंग एंड डॉटेड हिली टेरेन ऑफ, जो नॉर्थ ईस्ट में हिली टेरेन है, टेरेन मतलब जैसे कि यहाँ पे ऐसे है, इस तरीके से है, क्या ऐसे एरिया में. सॉफ्ट एलुवियम ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स है, मतलब ये हमारा ये गंगेटिक एरिया है, पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे आसान है क्योंकि वहाँ पे एलुवियम मिलती है और वहाँ पे सॉफ्ट है. और तीसरा आखिरी, कन्फाइंड एक्वीफायर बिलो द नॉर्मल वाटर. तो नॉर्मल एक्वीफायर क्या होता है, जैसे कि ये है मेरा यहाँ पे
नॉर्मल रॉक सरफेस, ठीक है, सॉरी मेरा ये अर्थ का क्रस्ट, ऊपरी हिस्सा अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा, देन यहाँ पे सारी मिट्टी और वगैरह आ जाएगी। फिर जो हमारा पानी जहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है उसको बोलते हैं एक्वीफायर। तो जो हम बोरवेल्स लगाते हैं वो बोरवेल्स कहाँ लगाते हैं, मतलब नीचे तक कहाँ पे आते हैं, एक्वीफायर पे, एक्वीफायर पे आते हैं। सो इनमें से कौन सी हिस्सा है जहाँ पे हम लगा सकते हैं? सो जैसा कि हमने पढ़ा कि सी एलुवियल सॉइल जो होती है, जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है, सॉफ्ट एलुवियल सॉइल, वहाँ पे ये बोरवेल्स और कैनाल्स लगाना इजी है। क्यों? क्योंकि इग्निशियस रॉक वगैरह ये तो होती है, सख्त होती है, तो वहाँ पे आसानी से गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। यहाँ पे टेरेन ही अच्छे तरीके से नहीं है तो हमारे लिए खोदना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एक्वीफायर बहुत ही ज़्यादा ही सॉफ्ट है, अब यहाँ पे खोदेंगे कैसे? सो आखिरी बचा सी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर कलेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ऑफ ग्रेनाइट रॉक इज क्वार्ट्ज। ग्रेनाइट रॉक का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? क्वार्ट्ज है। अच्छा, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल सैंडस्टोन, फेल्डेस्पर, सैंडस्टोन का क्या है? फेल्डेस्पर है। और तीसरा है लाइमस्टोन का है डोलोमाइट। सो तुम्हें क्या लगता है, बताओ? क्या है सही आंसर? तो बच्चे सही आंसर है, तीनों के तीनों सही है। हमारी ग्रेनाइट का बेसिक मतलब ये मिनरल है, रॉक है, रॉक का जो बेसिक मिनरल है किससे बना हुआ है इसके बारे में बताते हैं। तो ग्रेनाइट किससे बना हुआ है? क्वार्ट्ज से, सैंडस्टोन फेल्डेस्पर से, और लाइमस्टोन डोलोमाइट से। तो ये बेसिक मिनरल जिनसे ये जो हमारे रॉक है, रॉक स्ट्रक्चर्स है, ये बने, ठीक है। अगला, which among the following is primary rock? इनमें से कौन सी प्राइमरी रॉक है? सेंट्रिफिगस मैटम these। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चट्टान है? प्राथमिक चट्टान। क्या लगता है आपको? सेडिमेंट्री, इग्निशियस? इग्निशियस, इग्निशियस रॉक है जो कि एक प्राइमरी रॉक है, ठीक है। चलो अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक्स। रॉक के बारे में स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है, ठीक है। शेल बिकम स्लेट थ्रू मेटामॉर्फिक प्रोसेस। क्या ऐसा होता है कि जो शेल है, सेडिमेंट्री रॉक है, वो स्लेट में बन जाती है, चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक प्रोसेस। शेल इज कन्वर्टेड टू स्लेट when it is subjected to tremendous pressure and high temperature। so ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सच बात है कि शेल जो है स्लेट में चेंज हो जाती है, और दूसरी बात ये है कि हमने पढ़ा था कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जब आपस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से गुजरती है तो क्या बनती है? हमारी वीक रॉक। तो दोनों ही बात है, सेम ही बात कही गई है, इसलिए बहुत ए एंड बी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक? इनमें से क्या है जो जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है? बसाल्ट, सिलिका, शेल, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पे तलछटी चट्टानों में पाया जाता है? बसाल्ट, सिलिका, एक प्रकार की सेल, या मैग्नीशियम। सही आंसर है सिलिका। आमतौर पे जो सेडिमेंट्री रॉक में सिलिका पाया जाता है, ठीक है। अगला, द अर्थ्स क्रस्ट इज द थिनेस्ट
अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा, हमारे अर्थ के क्रस्ट में अगर मैं अर्थ की बात करूं तो सबसे पहले आता है क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, और फिर बाद में आता है कोर। ठीक है, अच्छा ओके, ये तो हो गया। चलो, अर्थ की क्रस्ट जो सबसे ऊपरी अर्थ का क्रस्ट, सो अर्थ की क्रस्ट इज द थिनेस्ट, सबसे थिनेस्ट कहाँ होती है? अंडर द माउंटेन रेंजेस, अंडर द कॉन्टिनेंटल मासेस, एट द ओशन बॉटम्स, या डी नन ऑफ द दीज अबव। सो कहाँ पे हमारी अर्थ की ये जो क्रस्ट है, सबसे ऊपरी परत, वो मिलती है सबसे पतली मिलती है। सो सही आंसर है बॉटम, ओशन बॉटम में, एकदम डीप में जो हमारा ओशन है वहां सबसे पतली अर्थ की क्रस्ट मिलती है। Which of these is not responsible for the formation of igneous rock? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि इग्निशियस रॉक के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? निम्नलिखित इनमें से कौन सा चट्टान के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? सेडिमेंट्री, लिक्विड रॉक, मैग्मा रॉक या लावा? सो क्या लगता है आपको, क्या सही हो सकता है? सो सही आंसर है सेडिमेंट्री या लिक्विड? नहीं, लिक्विड रॉक सेडिमेंट्स है बच्चे। सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक के लिए बना है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे? जैसे मान लो ये मेरी है, एक बार ये रॉक की लेयर बनी, फिर दूसरी रॉक की लेयर बनी, तीसरी रॉक की लेयर बनी, और ये चौथी रॉक की लेयर बनी। ये सारी रॉक की लेयर्स बन के एंड में आके जो लेयर होती है, लेयर्स एक के ऊपर ऐसे चढ़ते, और फिर जब एंड में आके जो लेयर्स का एंड में आके जो मिलता है वो एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। ये सारी रॉक एक साथ में मिली, जिसे बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, सो इस चीज को बोलते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अगला, मैग्मा दैट कूल्स स्लोली बीनीथ द अर्थ सरफेस प्रोड्यूसेस, मतलब ऐसा मैग्मा जो कि, देखो मैंने बताया था कि हमारा जो ये वोल्केनो होता है, वोल्केनो में से निकलता है, ये लावा निकलता है, लावा निकलता है। परत यहाँ पे हमें क्या मिलता है? मैग्मा मिलता है। तो क्या बनाता है? मार्बल, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, फाइन ग्रेन्ड मेटामॉर्फिक रॉक, या एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक? जल्दी से बताइए क्या? बहुत ही आसान है, बहुत ही सीरियसली बहुत ही आसान है। थोड़ा सा रिलेट करो, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। सो सही आंसर है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। यहाँ पे मैग्मा मिलता है, और जब मैग्मा क्या होता है? मैग्मा तो वही है कि जो चट्टान है बहुत ज़्यादा पिघली हुई है। क्यों? क्योंकि जो धरती के अंदर जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी धरती के अंदर की जो चट्टानें हैं वो पिघल गई है, वो एक बिल्कुल उसका मैग्मा का रूप ले चुकी है। ये मैग्मा है। जब ये मैग्मा धीरे धीरे वो जब ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है, तो बहुत ही स्लो है, ऑब्वियसली इतना सारा मैग्मा है, स्लो होने में टाइम लगेगा। सो जो स्लो होता है मैग्मा, सो वो अच्छा खासा फाइन भी होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होता है। ठीक है, और है एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर है, बाहर कौन सा है? लावा है तो दोनों ही इग्निशियस रॉक, लेकिन दोनों की क्वालिटी में फ़र्क है। फ़र्क कैसे? देखो, ये वाला बाहर लावा वाला जल्दी ठंडा होएगा तो जल्दी वो रॉक बनेगा, लेकिन जो चीज़ जल्दी बोलते हैं ना कि जो चीज़ जल्दी बनी है उसमें वो है कि आसानी से अच्छी तरीके से नहीं बनी होगी। अब मैग्मा क्या है? एकदम आराम से ठहर ठहर के बड़े आराम से होके ठंडा होएगा। अच्छा, ये आराम से क्यों ठंडा होएगा? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई एक खीर है, तुमने
हमने बहुत बड़े पतीले के अंदर, इस बहुत बड़े पतीले के अंदर खीर जमा कर मतलब रख रखी है। अब तुम्हें खीर ठंडी है। देखो, जब तुम खीर ठंडी करोगे तो सबसे खीर क्या ठंडी होगी, ये वाला खीर का ठंडा होएगा और तुम वो खा लोगे, है ना। फिर उसके बाद में ये जो ये नीचे वाला हिस्सा है वो टाइम लगाएगा ठंडे होने में। वो क्यों टाइम लगाएगा? क्योंकि वो धीरे धीरे करके हवा यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। यही है, सेम ही चक्कर है मैग्मा और लावा का भी। लावा जल्दी गर्म हो जाता, लावा जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन उसकी रॉक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी मैग्मा की क्वालिटी होती है। इसलिए जो जो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स वो ज़्यादा महंगी भी बिकती है। चलो, विच प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक? इग्निशियस रॉक बनने के लिए कौन सी प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? इरोजन, डिपोजिशन, मेटामॉर्फिज्म या सॉलिडिफिकेशन? इरोजन, डिपोजिशन, मेटामॉर्फिज्म या सॉलिडिफिकेशन? बताइए, अगर मुझे अपनी इग्निशियस रॉक बनानी है तो उसके लिए इरोजन होना बहुत ज़रूरी है। जब पत्थर इरोड होंगे और वहाँ से निकलेंगे और फिर बाद में लावा बनेंगे तभी तो मैं इग्निशियस रॉक बना पाऊंगी। डिपोजिशन नहीं होता। मेटामॉर्फिक बनाने के लिए, सॉलिडिफिकेशन सेडिमेंट्री रॉक बनाने के लिए। सॉलिडिफिकेशन वही होता है, मतलब कई सारी लेयर्स है ना ऐसे एक साथ जब मिल जाती है और एक तरह से इकट्ठा होके जब वो एक लेयर बनाती है, रॉक की स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अगला, इन विच टाइप ऑफ रॉक वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड फॉसिल्स? इनमें से कौन सी रॉक है जिसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फॉसिल्स मिलेंगे? फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं? हमारी सेडिमेंट्री रॉक में। तो अब थोड़ा सा हिंट दे दी है, हिंट देने के बाद मैं ऐसा बता दो फॉसिल्स कहाँ मिलेंगे। ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, शेल या मार्बल? अब आप बोलोगे मैडम आपने तो भाई हमारे साथ बेईमानी कर ली है ना। शेल भी सेडिमेंट्री रॉक है, मार्बल भी सेडिमेंट्री रॉक है। अब इनमें से कौन सा है? एक्चुअल में ऑब्सीडियन भी सेडिमेंट्री रॉक है और सही आंसर यही है, ऑब्सीडियन। सबसे ज़्यादा फॉसिल्स यहाँ पे मिलते हैं ऑब्सीडियन में, ठीक है। अगला, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन? चलो, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, मतलब अभी ये क्वेश्चन हल्के से एक्स्ट्रा आएंगे, ज्योग्राफी के ही है पर बेसिक कंसेप्ट में आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन हमारे पैसिफिक ओशन में मिलती है, मिड पैसिफिक ओशन, ओशन में मिलती है। इट इज़ अ इक्वेटर, ये एक इक्वेटर है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, या फिर इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमारा जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे बीच में हमने एक इंटरनेशनल डेट लाइन लकीर निकाल रखी है, जो कि पूरे की पूरी, जैसे कि एक है ना हमारा, जैसे हमने ग्रीनविच मेरिडियन में पढ़ा। ग्रीनविच मेरिडियन क्या है? हमारी धरती को एकदम बीचों 0 डिग्री से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड काटने वाला वो कौन सा? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब मैं इस लॉन्गिट्यूड के बाद में मैं चाहती हूँ इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद में काटने के बाद में मेरे को दिन मिले, वो होएगा उससे इसके उल्टा, इसके ऑपोजिट है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इस डेट लाइन को तुम इस तरफ पार करोगे तो तुम्हें एक दिन मिलेगा, इस तरफ पार करोगे तो तुम्हें एक दिन छूटेगा, ठीक है। यहाँ पे है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, ऐसे हमारे लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, इनको कौन सी लॉन्गिट्यूड है
है, इनमें कौन सी लाइन है जो लॉन्गिट्यूड को डिस्क्राइब करती है बेस्ट? इमेजिनरी लाइन जो है साउथ पोल, इमेजिनरी लाइन है जो कि जॉइनिंग नॉर्थ पोल या साउथ पोल को मिलाती है, ऐसा है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, कि हम जो क्या हो गया ये, सॉरी हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, मतलब धरती का ये जो यहाँ पे 0 डिग्री है ग्रीनविच मीन टाइम, इससे हम कितनी दूरी पे ईस्ट में जा रहे हैं या कितनी दूरी में वेस्ट में जा रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूड बताता है। सी एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम मेरिडियन, या पोजीशन ऑफ ए प्लेस ऑफ अर्थ सरफेस विद रेस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन। सो है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन ही है, सारी डेफिनेशन है, पर हमें ना बेस्ट देखना है कि बेस्ट कौन सी है। सो बेस्ट है बच्चों ये एंगुलर डिस्टेंस है। अब नॉर्थ से पोल तो ये सीधा सीधा जा रही है, हमारी कैसी लाइनें हैं जो हमारा लॉन्गिट्यूड जो होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये सच बात है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, पर ये डायरेक्ट सीधी नहीं जाती, ये इस तरीके से जाती है एंगुलर की शेप में। सो एंगुलर हो गया ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। सो ग्रीनविच मीन टाइम से एंगुलर डिस्टेंस उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगला, अ वाइड इनलेट ऑफ ए सी यूजुअली कनकेव इन द शेप, मतलब ये मान लो जैसे ये मेरा सी है, चलो यहाँ पे यहाँ पे जैसे ये मेरा इस तरीके से, यहाँ पे मेरा लैंड है और ये तुम्हें सी दिखाई दे रहा होगा, है ना। हाँ, सो ये जो वाइड इनलेट बना है, ये कनकेव की शेप में ये जो बना है, इस चीज को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, साउंड, बे या फिजोर्ट। सो सही आंसर है, इस चीज को हम बे बोलते हैं, बे, ठीक है, बे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय एन आर्कीपेलगो? आर्कीपेलगो किसे कहा जाता है? लेक, आइलैंड, माउंटेन या प्लेट्यू? किस चीज को हम आर्कीपेलगो कहते हैं? सो सही आंसर है बच्चे आइलैंड। आइलैंड के मतलब द्वीप के समूह को, मतलब कई सारे आइलैंड्स हो गए, इनके ग्रुप को मैं आर्कीपेलगो कहूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर, अच्छा ऑप्शन है क्या होता है अर्थ के अंदर? द टेम्परेचर फॉल्स विद द इंक्रीज इन डेप्थ, मतलब जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होएगी, धरती के अंदर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर फॉल होएगा, मतलब टेम्परेचर घटता जाएगा। प्रेशर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ, धरती के अंदर जाएंगे और प्रेशर कम होएगा। टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, धरती के अंदर जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। या बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल। सो सही आंसर क्या लगता है? क्या लगता है आपको कि जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाते जाएंगे तो क्या होएगा? टेम्परेचर फॉल होएगा, बढ़ेगा, और क्या होएगा? सोच के देखो। सो जैसे जैसे आप लोग धरती के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा हिंट वाला क्वेश्चन था। देखो, जब मैग्मा बनता है तो ऑब्वियसली क्यों बन रहा है? क्योंकि धरती के अंदर भाई गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है, तो ना केवल टेम्परेचर बल्कि प्रेशर भी बढ़ता है, प्रेशर।
बढ़ता है, राइज होता है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो फॉलोइंग लेयर्स है, ये जो लेयर्स है जैसे क्रस्ट, मेंटल मेंटल कोर, ये जो क्रस्ट की लेयर है इज बिलीव टू हैव हैवीएस्ट मिनरल मटेरियल ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। इनमें से कौन सी क्रस्ट की लेयर है जिसके पास मिनरल्स की हाईएस्ट डेंसिटी है? सेंट्रल कोर, क्रस्ट, मेंटल या बोथ ए एंड सी? सेंट्रल कोर, क्रस्ट, मेंटल या बोथ ए एंड सी? सो सही बात है, सेंट्रल कोर। सबसे ज़्यादा जो हमारी डेंसिटी है वो सेंट्रल कोर की रहती है। तो डेंसिटी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा, सबसे लो क्रस्ट की रहती है, फिर मेंटल की होती है और फिर कोर की आती है और फिर सेंट्रल कोर, मतलब एकदम धरती का एकदम बीच का हिस्सा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक? इनमें से कौन सी ऑर्गेनिक रॉक है? मार्बल, कोर, ग्रेनाइट या स्लेट? मार्बल, रॉक, ग्रेनाइट या स्लेट? मार्बल है या कोल है, ग्रेनाइट है, ऑर्गेनिक पूछा है। सो सही आंसर है हमारा कोल। कोल है जो कि ऑर्गेनिकली बनती है, ठीक है। अगला, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। अच्छा देखो, जब भी हमारी धरती अर्थक्वेक आता है, तो जब भी अर्थक्वेक आता है, जैसे कि ये मान लो ये धरती है, ठीक है, यहाँ से अर्थक्वेक की वाइब्रेशन शुरू हुई और यहाँ पे एग्जैक्टली धरती पे अर्थक्वेक आया। इस हिस्से को हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर। और इस हिस्से को, जहाँ पे ये धरती पे अर्थक्वेक आ गया और एकदम सरफेस पे है, सरफेस पे आने के बाद में एपिसेंटर। प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब जहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। हाइपोसेंटर या फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सर्कमस्टांस ऑफ अर्थ? अर्थ का जो पूरा अप्रोक्सीमेट सर्कमस्टांस है वो क्या है? 40,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर या 10? अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। आज का तुम्हारा होमवर्क यही है, होमवर्क निकालना और मुझे कमेंट के अंदर टाइप करके बताना। मैं देखती हूँ कि किसका आंसर सही निकलता है। गूगल करना, सही आंसर निकालना और टाइप करना, जिससे कि आपको मैक्सिमम टाइम तक याद रह सके, ठीक है। ये टाइपिंग वाली ज़रूरी है क्योंकि आपको याद रहेगा कि हाँ भी मैंने आंसर सही दिया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, रिफ्ट वैली या ग्रैबिन, रिफ्ट वैली को ही ग्रैबिन बोलते हैं, इज रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से रिफ्ट वैली बनती है? फॉल्टिंग, अर्थक्वेक, प्रेजेंस ऑफ लेक्स इन सराउंडिंग एरिया या नन ऑफ दिस? रिफ्ट वैली क्या होती है? जैसे मान लो ये मेरा सरफेस है, सिंपल सा सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे इस सरफेस के अंदर ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, ठीक है। तो ये हिस्से के कारण, मतलब इन दो हिस्सों के बीच में एक में प्लेट आ गई, ठीक है। इनके बीच में कोई दिक्कतें होने लग जाती है, मतलब कोई वाइब्रेशंस होती है, टेक्टोनिकल एक्टिविटीज़ होती है। तो क्या आता है, इनमें से या तो ये हिस्सा, इनमें से कोई एक हिस्सा, या तो ये बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, या फिर ये बीच वाला हिस्सा अंदर चला जाएगा, या फिर ये साइड वाले ऊपर या नीचे आ जाएंगे। जिसकी वजह से ये रिफ्ट वैली बन जाती है। किस, या तो इस प्रकार में या फिर इस प्रकार में, ये और ये, इनको बोलते हैं रिफ्ट वैली। ये जो रिफ्ट वैली होती है कि किसकी वजह से होती है?
फॉल्टिंग की वजह से, इस चीज़ को, ये जो ऊपर नीचे होती है इसको बोलते हैं फॉल्टिंग, फॉल्टिंग होने की वजह से। और फोल्डिंग क्या होता है, जैसे कि अर्थ का क्रस्ट है, ये क्रस्ट आपस में इस तरीके से ये फोल्ड होने लगा, इसको बोलते हैं फोल्डिंग। ठीक है, अगला, द मेजोरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ विच रॉक। मेजोरिटी वो किससे बनी है, इट मेटामॉर्फिक या कार्बोनेट। सो अर्थ की मेजोरिटी जो बनी है वो इग्निशियस रॉक से बनी है। ठीक है, चलो, सो आज के लिए इतना ही बस। बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप सब ने मुझे टाइम दिया और आपने अपना बेस्ट एफर्ट्स डाले इसको, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं बाकी एक नई सीरीज़ के साथ में। सो बाय, और आई होप कि आप सबका दिन अच्छा जाए।